हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, जुड़ जाइए सारे आदमी। तो आज का जो सेशन है, हम ऑल टॉपिक हिंदी करेंगे। ब्रह्मांड बैच का ये तीसरा दिन है और इससे आपके एग्जाम में कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो से आएगा। पर्सनल इस नंबर से सिर्फ इस वीडियो से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, देखिए कि मैंने पहले ही बता दिया कि इस वीडियो को देखने के बाद नंबर न मिलेगा तो वीडियो डिलीट कर दूंगा, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं। तो चलिए जुड़ जाइए सारे आदमी और रगड़ करके इसको शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट का भला हो सके। सारे आदमी शेयर कीजिए जितना हो सके। टाइम आ गया है, 6 बज गया। जैसा कि आपको बताए थे कि 6 बजे हम लाइव आ जाते हैं। तो चलिए आ जाइए सारे आदमी। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राधे राधे, जय श्री श्याम। हाँ, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? तो चलिए शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर दें। ऑलरेडी 2 मिनट लेट हो चुका है, जिसके लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से। तो चलिए अब स्टार्ट कर दे। हाँ, ये जो क्लास होगा आपका पूरा थ्योरी का होगा और इसके बाद जो अगला क्लास होगा उसमें आपको इसी पर आधारित हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी में यह वीडियो आपके लायक है या नहीं है। बस 1 या 2 स्लाइड आप देखिएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसा ये क्लास होने वाला है। तो स्टार्ट कर दे। हाँ हाँ, 2 मिनट लेट हो चुका है, पहले मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब। हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं, इसमें ऑप्शन वगैरह नहीं आएगा। हाँ, बट हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आप आंसर दीजिएगा, बट इसमें ऑप्शन नहीं आएगा इसमें। हाँ हाँ, चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला स्लाइड है, देखिए। जैसे कि पहला स्लाइड में आपको लिखा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आपको पता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा हिंदी का टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो सबसे पहले है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। निबंध है या कहानी है या कविता है या फिर क्या है? तो यह एक निबंध है। 1 मिनट जरा रुक जाइएगा। तो चलिए माफी चाहूंगा, थोड़ा कॉल आ गया था, मोबाइल साइलेंट कर देते हैं। हाँ, तो आपको बता रहे थे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है सो क्या है। तो यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है वो कौन है? तो ये आप देख सकते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इनके लेखक हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा निबंध, तो आप क्या दीजिएगा? निबंध दीजिएगा। ठीक है, आगे है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। कई बड़े क्वेश्चन पूछ चुका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के कहाँ हुआ था? तो महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू में। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निधन, निधन कब हुआ? तो दिसंबर
56 डेट इसका मेंशन नहीं किया गया है, दिसंबर 1956 में है, दिल्ली में हुआ था। उनकी प्रमुख रचना, कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है कि प्रमुख रचना कौन कौन है, तो द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर द सूत्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू मैन, इनहेलेशन ऑफ द कास्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ये कृतियां हैं। तो सबसे पहले कि यदि आपको ये कृतियां नहीं याद रहे तो आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, केवल 10th क्लास के लिए, कि इसमें जब भी आपको हिंदी में पूछा जाए कि इंग्लिश वाला वर्ड हो, जैसे द कास्ट इन इंडिया या देयर मैकेनिज्म या जेनेसिस एंड डेवलपमेंट हो गया, या फिर बुद्धिज्म एंड हिज धम्मा हो गया, या फिर कोई भी इंग्लिश वाला वर्ड जब भी मिले तो आप सीधा के सीधा क्या लगाइएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगाइएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो वाङ्मय हुआ वो 21 खंडों में प्रकाशित हुआ। कितने खंडों में? 21 खंडों में। क्वेश्चन ये पूछ देता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति थे, तो कितने थे? 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। यहां से हम थोड़ा हटा देते हैं इसको, ज्योतिबा फुले। ये 3 जो व्यक्ति थे वो क्या थे? इनके प्रेरक व्यक्ति थे, यानी कि इनका मार्ग दर्शक किए। चलिए, तो यदि आपसे क्वेश्चन हम पूछे अभी, तो बिना स्लाइड देखे आप बता सकते हैं? चलिए बताइए कि महू के किस प्रदेश में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो महू में हुआ था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगला है विष के दांत। क्या है? विष के दांत। पेंसिल थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं। चलिए, विष के दांत। तो विष के दांत क्या है? तो विष के दांत एक कहानी है। विष के दांत क्या है? एक कहानी है। इस कहानी का जो लेखक है वो कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा इस कहानी के लेखक है। उनका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बादरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बादरघाट में हुआ था। और उनका निधन 12 दिसंबर 1961 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम रामावतार और माता के नाम रत्नावती थी। नलिन विलोचन शर्मा जी 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी भाषा के जो विभाग है उनके अध्यक्ष रहे, नलिन विलोचन शर्मा जी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा विष के दांत क्या है? तो कहानी है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। अब एक इनकी प्रमुख रचना कौन है? तो नेकन दो, कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। विष के दांत ऑलरेडी याद रहता है सबको, ये नहीं पूछता है। उसके बाद साहित्य, तत्व और आलोचना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। हाँ, ग्रंथावली जो है, सदर मिश्र ग्रंथावली, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कहानी संग्रह केसरी कुमार, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे है कि विष के दांत निम्न मध्य वर्गीय कहानी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विष के दांत कैसी कहानी है? यदि ऑप्शन में रहे निम्न मध्य वर्गीय, तो निम्न मध्य वर्गीय लगाएंगे। उसके बाद है कि यह कहानी जो है लिंग भेद पर आधारित है। कैसी है? लिंग भेद पर आधारित है। उसके बाद इसमें होता क्या है विष के दांत में कि यानी कि स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार और दुलार को परिणाम इस कहानी में बताते हैं। और ये सामाजिक समानता और असमानता को भी बताते हैं। अमीर और गरीबी के बारे में भी बताती है कहानी। चलिए आगे है, भारत से हम क्या सीखे? सबको समझ में आ रहा है ना?
हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, 100 आदमी देख रहे हैं, लेकिन लाइक अभी 40 ही किए हैं। सारे आदमी से अनुरोध है कि आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को और दबा करके सेशन कीजिए, शेयर भी कीजिए और इस सेशन का आनंद लीजिए। तो अगला चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है? तो ये भाषण है। क्या है? भाषण है। इनके लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर जी हैं। मैक्स मूलर अपने यहाँ के नहीं थे, जर्मनी के थे। उनका जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम जो था वो विलहेल्म था, और जब ये 4 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। 4 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। आगे है कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश और मेघदूत का अनुवाद किया, साथ ही साथ कठ और केन इत्यादि उपनिषद का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि हितोपदेश का अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया? तो मैक्स मूलर ने किया। मेघदूत का अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मूलर ने किया। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि हितोपदेश के लेखक कौन है? तो मैक्स मूलर नहीं लगाइएगा, नारायण पंडित। हितोपदेश का लेखक कौन है? नारायण पंडित। सबको समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, समझ में आना भी चाहिए। तो हितोपदेश का लेखक कौन है? नारायण पंडित। चलिए थोड़ा ये पिक्चर को हम आगे कर लेते हैं। हाँ, आगे है कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत कहा। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को क्या कहा? वेदांतियों का वेदांत। क्वेश्चन आपसे पूछेगा वेदांतियों का वेदांत किसे कहा जाता है? तो मैक्स मुलर को। किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने। और विक्टोरिया की जो रानी थी, उन्होंने इनके भाषण को सुन करके और इनको नाइट की उपाधि दी। विक्टोरिया की रानी इनको किसकी उपाधि दी? नाइट की उपाधि दी। ये सारा के सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सारा के सारा जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही है। चलिए अगला है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध है। इनके जो निबंधकार है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका जन्म जो हुआ था 1907 ईस्वी में आड़त दुबे छपरा बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? छपरा बलिया, जो कि यूपी में है। और निधन 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। देख सकते हैं इनका ये पिक्चर है। द्विवेदी जी के अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों का श्रेष्ठ संसाधनों के लवण नीर संयोग से विकसित हुआ है। यानी कि द्विवेदी जी का कहना है कि भारत की जो संस्कृति है वो किसी एक जाति का नहीं है, पर्टिकुलर एक धर्म का नहीं है, बल्कि सारे के मिक्स करके ये आगे बढ़ते हैं। आगे है कि इनकी प्रमुख रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, अशोक के फूल। आप इसे याद रखिएगा। कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटुज। थोड़ा पेंसिल चेंज कर लेते हैं। कुटुज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, ये इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट की आत्मकथा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आपको तो इसमें इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। चलिए बाकी आगे बढ़ते हैं। इसमें उतना इंपॉर्टेंट अब नहीं है। उपन्यास थोड़ा याद रख लीजिएगा। कालिदास की ललित योजना, ये वाले। चलिए अगला है नागरी लिपि। नागरी लिपि
एक निबंध है। नागरी लिपि क्या है? एक निबंध है। उनके निबंधकार कौन है? गुणाकर मुल्ले जी हैं। ये रहा गुणाकर मुल्ले जी। उनका जन्म जो हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। महाराष्ट्र के अमरावती जिला में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के अमरावती जिला में। हाँ, कल इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आप लोग उसे ज्वाइन करना ना भूलिएगा। प्रारंभिक शिक्षा इनकी मराठी में हुई। किस भाषा में हुई? मराठी भाषा में। और इनका निधन 2009 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां जो है, अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेनली महान वैज्ञानिक, सौर मंडल ये इंपॉर्टेंट है, नक्षत्र लोक ये इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष यात्रा ये इंपॉर्टेंट है, और नहीं, अक्षर कथा ये कहानी है। अब है कि नागरी लिपि भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। नागरी लिपि कहाँ से लिया गया है? तो लिपियों की कहानी से लिया गया है। गुणाकर मूल्य जी ने 25 वर्षों में 2500 से अधिक लेख तथा 30 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया। 30 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया। चलिए आगे है। बहादुर, बहुत बढ़िया कहानी है बहादुर, जिनके कहानीकार है अमर कांत जी। इनका जन्म कब हुआ था? तो जुलाई 1925 ईस्वी में बलिया में हुआ था। मृत्यु 17 फरवरी 2014 को हुआ था। इनकी शिक्षा 1946 ईस्वी में ये सतीश चंद्र कॉलेज से इंटरमीडिएट किए तथा 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए तथा 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी किए। इनकी प्रमुख रचना जो है जिंदगी के जोंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देश के लोग ये इम्पोर्टेंट है, मौत का नगर ये इम्पोर्टेंट है, मित्र मिलन उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, कुहासा उतना नहीं है, सूखा पत्ता ये इम्पोर्टेंट है आपका, आकाश पक्षी, काले उजले दिन ये इम्पोर्टेंट है, सुखजीवी, बीच का दीवार, ग्राम सेविका ये उपन्यास है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ग्राम सेविका क्या है? तो उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास अमरकांत जी का है? तो ग्राम सेविका। वानर सेना ये बाल उपन्यास है। अमरकांत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनमें से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन पे रहेगा आपको अमरकांत जी, तो उनको आपको टिक लगा देना है। हाँ, एकदम धुआंधार कर देना है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। आगे अमरकांत डिप्टी कलेक्टरी द्वारा पुरस्कृत भी हुए। बहादुर कहानी जो है एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है। बहादुर कैसी कहानी है? निम्न मध्य वर्गीय परिवार की एक कहानी है। आगे है परंपरा का मूल्यांकन। यहाँ पे छूट गया है परंपरा का मूल्यांकन। चलिए आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर परंपरा का मूल्यांकन। ये निबंध है। निबंधकार कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं। उनका जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में उन्नाव के यूपी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उन्नाव के यूपी में हुआ था। उनकी शिक्षा जो हुआ 1932 ईस्वी में बीए, 1934 ईस्वी में एमए, 1938 से 43 तक अध्यापन कार्य किए। उसके बाद में आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति रह गए। उनके प्रमुख रचनाकार जो है रचनाएं जो है निराला की साहित्य साधना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का लेखक कौन है या इसके रचनाकार कौन है। प्रेमचंद और उनका युग, भाषा और समाज ये इंपॉर्टेंट है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारत की
भाषा समस्या, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी, मार्क्स और राज और मार्क्सवाद, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विराम चिन्ह, बड़े भाई, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, विराम चिन्ह और बड़े भाई। रामविलास शर्मा जी को निराला की साहित्य साधना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रामविलास शर्मा जी को किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो निराला की साहित्य साधना पर मिला। उसके बाद परंपरा का मूल्यांकन जो है किससे लिया गया, तो परंपरा का मूल्यांकन इसी से लिया गया है, परंपरा का मूल्यांकन से ही, तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ, यदि कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। हाँ, कमेंट में आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। हाँ, चलिए चलिए तो आगे बढ़े। ठीक, आगे है कि जीत जीत में निरखत हूँ, पंडित बिरजू महाराज द्वारा ये लिखा गया है, ये साक्षात्कार है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जीत जीत में निरखत हूँ, इनमें से क्या है? कहानी है या लेख है या फिर कविता है या साक्षात्कार है, तो क्या साक्षात्कार है। ठीक, आगे है कि पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1938 ईस्वी को जफरीन अस्पताल में, लखनऊ में जफरीन अस्पताल है, शुक्रवार के दिन 8 बजे सुबह, बसंत पंचमी से एक दिन पहले हुआ था, बसंत पंचमी से एक दिन पहले हुआ था। 27 वर्ष की उम्र में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये नर्तक थे, क्या थे? पंडित बिरजू महाराज नर्तक थे। पंडित बिरजू महाराज जी के कुल 3 बहनें थे। कितने? 3 बहनें थे, और छोटी बहन बिरजू महाराज से 8 वर्ष बड़ी थी। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, और पिता की मृत्यु होने के बाद बिरजू महाराज जी कथक डांस करने लगे, उनके चाचा उनको सिखाने लगे। बहुत सारे इनके जीवन में कठिनाइयां हुई, और वे कथक डांस से थे। पंडित बिरजू महाराज किस डांस से थे? कथक। कथक कहाँ का डांस है? तो उत्तर प्रदेश का डांस है। पंडित बिरजू महाराज जी को फर्स्ट जो प्राइज मिला वो कोलकाता में मिला। कहाँ मिला? कोलकाता में मिला। जब वो 8.5 साल के थे तब उसमें फर्स्ट प्राइज उनको मिला। कहाँ मिला? कोलकाता में। और उनकी शादी 18 वर्ष के उम्र में हुई। अगला चैप्टर है अभिनयो। अभिनयो जो है यात्रा वृतांत है, यानी कि अशोक वाजपेयी जी जब यात्रा पे गए थे तो उन्होंने ये अभिनयो लिखा, उसी का वर्णन इसमें किया गया। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग के छत्तीसगढ़ में हुआ था। दुर्ग के छत्तीसगढ़ में, लेकिन मूल निवासी जो थे वो कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के थे। कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के। इनके माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी थे। इनकी शिक्षा जो हुई, प्रारंभिक शिक्षा हायर सेकेंडरी स्कूल में और बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से एमए किए। इनकी प्रमुख रचनाएं शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, ये इंपॉर्टेंट है। तत्पुरुष, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहीं नहीं वहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुड़ी अकेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी जगह, ये उतना नहीं है। दुख चिठिरसा, ये कविता संकलन है। फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता का कल्प, कविता का गल्प, कवि ने कहा है, ये आलोचना पुस्तक है। तीसरा साक्ष्य साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्तिबोध, ये सब उनकी पत्रिका सब है। अभिनयो, क्वेश्चन पूछ देगा अभिनयो है क्या या कहाँ है, तो दक्षिण फ्रांस में पड़ता है। कहाँ? दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे एक शहर है।
वहीं पे अविन्यो है। अविन्यो जो था एक मध्ययुगीन ईसाई मठ था, जहां पर लेखक रहे, 20 दिन तक रहे, और 19 दिन में 35 कविता और 27 गद्य की रचना की। और उनके बाद उनको खुद अचंभित होने लगा कि मैंने इतने दिन में इतना ज्यादा कविता और गद्य की रचना कैसे कर दी है। ये उनके जीवन में पहली बार था, जो कि इतने कम समय में इतना ज्यादा गद्य और पद की रचना की है। तो अभिनयो कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। किस नदी के किनारे? रोन नदी के किनारे। अभिनयो क्या है? एक ईसाई मठ है। अभिनयो का लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं। चलिए आगे। अगला है मछली। मछली का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांद छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनके उपन्यास 3 थे। नौकर की कमीज, खेलेगा तो देखेंगे, यहाँ पर खिलेगा, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती है, 2 कहानी, पेड़ पर कमरा, ये इंपॉर्टेंट है, महाविद्यालय, ये इंपॉर्टेंट है। महाविद्यालय पर एक फिल्म भी बना हुआ है। विनोद कुमार शुक्ल जी की जो ये कहानी है मछली, वो महाविद्यालय से ही ली गई है। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि महाविद्यालय कहाँ से लिया गया, तो सॉरी, मछली कहाँ से लिया गया, तो महाविद्यालय से। और क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि मछली कहाँ से खरीदा गया, तो बाजार से। ये ना कि फिर कह दीजिएगा कि महाविद्यालय से, तो गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए, समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसे ही समझ में आना चाहिए। आगे है कि विनोद कुमार शुक्ल को 1912 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी मिले। 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान मिले। 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मछली कहानी कहाँ से लिया गया? महाविद्यालय से ली गई है। मछली कहानी कैसी कहानी है? तो निम्नमत वर्गीय कहानी है। आगे है नौबत खाने में इबादत। यतीन्द्र मिश्र ये व्यक्ति चित्र है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 ईस्वी में हुआ था, अयोध्या के उत्तर प्रदेश में। अभी अयोध्या में क्या लग रहा है? कुंभ मेला। सारे आदमी को पता ही है कि कुंभ मेला लगा हुआ है। चलिए, शिक्षा उनके लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में उन्होंने एमए किए। काव्य संग्रह जो है कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, डायोडी पर आलाप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, डायोडी पर आलाप, गिरिजा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यार जुलाहे, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब इसको भी याद रखिएगा। यार जुलाहे का लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र जी है। यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला, भारतीय भाषा युवा पुरस्कार मिला, राजीव गांधी एकता पुरस्कार मिला, राजा पुरस्कार मिला, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार मिला, ऋतु राज सम्मान पुरस्कार मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, इत्यादि और पुरस्कार मिले। आगे है शिक्षा और संस्कृति, जिनके लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर के गुजरात जिले में हुआ था। उनका निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछ देता है कि 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो गांधी जयंती। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थे। बेटे का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। महात्मा गांधी के कुल कितने बेटे थे? तो 4 बेटे थे। कौन कौन? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी को वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि उच्च शिक्षा को लेने के लिए गांधी जी कहाँ चले गए? तो लंदन चले गए, और फिर वहां से कहाँ चले गए? तो अफ्रीका चले गए। 1883 ईस्वी में उनका विवाह हुआ। 1915 ईस्वी में गांधी जी ने वहां से भारत की ओर और लौटे और साहित्य और अहिंसा उन्होंने अपनाया। उनका सबसे बड़ा हथियार था साहित्य और अहिंसा। उन्होंने
93 से लेकर के 1914 तक अफ्रीका में रहे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले गांधी कहा। सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले बापू कहा और राष्ट्रपिता कहा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले क्या कहा? तो महात्मा कहे। गांधी जी के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और मृत्यु पर क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। आपसे पूछेगा अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। और उसके बाद शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। इनकी कृतियां हैं हिंद स्वराज्य, सॉरी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हरिजन पत्रिका है, यंग इंडिया है। ये इनके चारों इंपॉर्टेंट है। आगे है दही वाली मंगमा। ये आपका पदखंड का है। गदखंड यहाँ से आपका खत्म हो जाता है। दही वाली मंगमा जो है उनके कहानीकार है श्री निवास। यह एक कन्नड़ कहानी है। कैसी कहानी है? कन्नड़ कहानी है, क्योंकि कर्नाटक की कहानी है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। श्रीनिवास जी जो थे उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा दही वाली मंगमा का अनुवाद किसने किया? तो बी आर नारायण ने किया। दही वाली मंगमा का कहानी का अनुवाद किसने किया? तो बी आर नारायण ने किया। मंगमा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। उनको दही वाली जो मंगमा है, मंगमा से और नजमा उनके जो बहू थे उनमें यानी कि विवाद था। किसके लिए? तो पोते की पिटाई के लिए। रंपा कौन था? तो एक जुआरी व्यक्ति था जो मंगमा से क्या लेना चाहता था? रुपया लेना चाहता था। वो कहाँ पर बैठती थी? अमड़ाई के छांव में बैठती थी। चलिए, उसके बाद आगे है ढाते विश्वास। तो इसमें दही वाली मंगमा से आपको क्वेश्चन पूछ देता है बहुत ज्यादा, तो इसे भी आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक, आए तो फिर हम देखते हैं 1-2 दिन में आपको पूरा गद्य और पद का एक शॉर्ट वन शॉर्ट वीडियो लाएंगे जो कि 2 या 3 घंटे का होगा। तो उसे आप देखना मत भूलिएगा। बस कल या परसों लाएंगे। अगला है ढाते विश्वास। ढाते विश्वास एक उड़िया कहानी है। कैसी कहानी है? उड़िया कहानी है। इनके जो कहानीकार हैं वो सातकोड़ी होता जी हैं। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। मयूरभंज के उड़ीसा में हुआ था। यह कहानी राजेंद्र मिश्र द्वारा संपादित किया गया है। इसमें लक्ष्मी एक स्त्री होती है जो कि बहुत ज्यादा साहसी होती है। उनका घर जो था वो महादेवी जो महानदी है जो देवी बांध के नीचे था। देवी बांध के नीचे था। उनके पति जो थे लक्ष्मण वो कोलकाता में रहते थे। उनके बड़े बेटे का नाम अच्युत था। उनके कुल 4 संतान थे। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि लक्ष्मी को कुल कितने संतान थे? तो 4। गुणनिधि कहाँ से लौटा था? कटक से लौटा था। लक्ष्मी के पास पुरुष वाली कितनी जमीन थी? तो 1 बीघा जमीन थी। आगे है कि महानदी पर कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ? तो महानदी पर। चलिए आगे। आगे है कि ईश्वर पेटलीकर माँ। माँ कैसी कहानी है? तो ये गुजराती कहानी है जिनके कवि कहानीकार कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर जी हैं। ईश्वर पेटलीकर जी जो थे वो गुजरात के थे। गुजराती कथाकार थे। उनकी प्रसिद्धि कहानी खून की सगाई और काला पानी एक उपन्यास है। काला पानी क्या है? एक उपन्यास है। यह कहानी गोपाल दास नागर द्वारा संपादित किया गया है। माँ को 2 पुत्र और 2 पुत्री थी। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। क्यों नहीं कराना चाहती थी? माँ अस्पताल को गौशाला की उपमा देती थी कि यदि हम माँ होकर के उनकी सेवा नहीं कर सके तो अस्पताल वालों क्या करेंगे?
उनको यकीन नहीं था कि अस्पताल में वैसे लोग होते हैं जो कि हमसे भी ज़्यादा उनकी सेवा करते हैं। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ से छुटकारा मानती थी। माँ के लिए अगहन का महीना आशा भरा था, क्योंकि एक फ़कीर जो थे होते हैं ना गाँव देहात में जो आते हैं, तो उन्होंने बता दिया था कि अगहन के महीने में ये क्या हो जाएँगे, सही हो जाएँगे। मंगू जन्मजात पागल एवं गूंगी थी। माँ को कुल कितने संतान थे? तो 4। माँ को मंगू के अलावा और कितने संतान थे? तो 3 संतान थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है नगर। नगर का लेखक कौन है? सुजाता। यह एक चेन्नई, तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। तमिल कहानी है। कैसी कहानी है? तमिल कहानी है। इस कहानी का अनुवाद जो है के ए जमुना ने किया। कौन किया? के ए जमुना। पापति का इलाज के लिए मदुरै शहर ले गया था। पापति को क्या हो गया था? तो एक बुखार था, मेनिंजाइटिस नामक एक रोग था, जिसकी उम्र 12 वर्ष थी। पापति की उम्र कितनी वर्ष थी? 12 वर्ष थी। और वो शहर क्यों ले गई थी? तो इलाज के लिए। क्यों ले गई थी? इलाज के लिए। वो बुखार से पीड़ित होने के कारण बेहोश पड़ी थी। वल्ली अमाल मुंडी डिप्टी से आई थी। कहाँ से आई थी? वल्ली अमाल मुंडी डिप्टी से आई थी। सुजाता का पूरा नाम एस रंगराजन था। सुजाता का पूरा नाम क्या था? एस रंगराजन था। अगला है धरती कब तक घूमेगी। साबर भैया इनके कहानीकार है। यह कहानी समकालीन भारतीय साहित्य से लिया गया है। यह कहानी सामाजिक कहानी है। यह कहानी कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। सीता के 3 लड़के थे। सीता के कितने लड़के थे? 3 लड़के थे। सीता ने अपना काला कोट देख करके रुआसी हो जाती है और सीता को 50 रुपए महीना का खर्च सारे आदमी मिलाकर के 50-50 रुपए देने को तय करते हैं। उन्होंने समझ लिया कि रोटी, कपड़ा और मकान में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो रोटी ही है। सीता ने अपना घर छोड़ दी तो उसको आकाश अनंत नहीं लगने लगा। पहले तो था कि उनको एक सीमित था कि हाँ, मेरा घर परिवार इतना ही बड़ा है। 3 बेटे थे, लेकिन तीनों बेटे मिल कर के भी उनकी पूर्ति नहीं कर पाती है। बहुत ही दुखद घटना है और आजकल ये समाज में ही हो रहा है। सीता के 3 बेटे और बहुएं, पोते-पोतियां भी थे। फिर भी उनका जीवन एकदम सुखद नहीं था। सुखद नहीं था। वो चीखती-चिल्लाती थी जब बेटे-पोते उनके पास में जाती थी तो बहुएं क्या करती थी? चीखती और चिल्लाती थी। बच्चे को दादी के पास रहने भी नहीं दिया जाता था। सीता एकदम अकेली हो जाती है। माँ बेटे को लेकर के आपस में झगड़ा होने लगते हैं और माँ कब किसके हिस्से में रहेगी ये तय होने लगता है लास्ट में कि 1 माह इसमें, 1 माह उसमें और 1 माह उसमें, इस प्रकार से तय होने लगता है। इसलिए सीता को अपने घर में ही घुटन महसूस होती है कि हमारे लिए बेटे झगड़ रहे हैं, बेटे झगड़ रहे हैं आपस में, बहुएँ कलह कर रही है, मेरा जीवन इतना भारी हो गया है, मैं इनको बोझ पड़ गई हूँ। तो इस प्रकार से उनको रुआसी सी आ जाती थी और अपने घर में ही वे घुटन महसूस करती थी। तो चलिए, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये आप लोगों में कमी है। हाँ, अब लाइक सही है। हाँ, सारे आदमी दबाकर को शेयर कर दीजिए ताकि और आदमी भी इसका फ़ायदा उठा सके। जितने भी छोटे भाई-बहन आपका है, सबको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और हाँ, कोई भी यदि डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें बताइए ताकि हम उसका समाधान आपको दे सकें। यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम आप जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए रहने देते हैं। जय हिंद।
राधे राधे। जय श्री कृष्ण।